हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं सीटेट 2012 पेपर 1 मैथ का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। तो 2424 में 2 का स्थानीय मानों का योगफल, तो अब स्थानीय मान तो आपको आता ही होगा। तो 2424 2 का निकाल लेंगे 20 आ जाएगा, इसका निकाल लेंगे तो 2000 आ जाएगा। इनका योग कर लेंगे, योग निकालना है, ठीक है। टोटल आ जाएगा 2020, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज मतलब लासा। तो 12 और 16 का लासा क्या होगा? 12 और 16 का लासा आपका हो जाएगा 40। 12 और 16 का लासा हो जाएगा 48, ठीक है। गुणे 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज, इसका लासा क्या होगा? इसका लासा हो जाएगा 30। दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1440। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14,414 प्राप्त हो जाए। जब भी पूछे क्या प्राप्त हो जाए तो उसकी जगह हम x रख देंगे। क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, तो उसकी जगह हम x रख देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है 14 इंटू 101, ठीक है, प्लस x बराबर, ठीक है। अब x बराबर हम कर लेंगे 14 माइनस, गुणा कर लेंगे, गुणा करने में आएगा 14,140, ठीक है। घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 274, ठीक है। 274 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सही है दूसरा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। संख्या 100 के सभी गुणनखंड, तो देख लेते हैं इसको। ये देखिए, संख्या 100 के सभी भाज्य जोड़े क्या होते हैं? 1 2 3 3 होता नहीं, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100 सभी का योग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 217, ठीक है। तो 217 हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी दिन 6:14 सुबह का 6:14 से 8:02 शाम के तक घंटों तथा मिनटों की संख्या बताइए। देखो, इसको मैंने यहाँ किया है। ये देखिए, किसी दिन 6:14 सुबह है, तो 6:14 सुबह से 6:14 शाम तक हमारे टोटल 12 घंटे हो जाएंगे। फिर उसके बाद 6:14 शाम से 8:02 तक कुल घंटे कितने हो जाएंगे? 1 घंटा 48 मिनट, ठीक है। तो उसके बाद कुल समय पहले 12 घंटा था और 1 घंटा 48 मिनट अगर हम ऐड कर देंगे तो 13 घंटे 48 मिनट हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 13 घंटे 48 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 13 घंटे 48 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है 2/3 में कितने 1/6 हैं। अब 2/3 में कितने 1/6 हैं, तो इसके लिए हमें हर को समान करना होगा, ठीक है। तो हर को समान करने के लिए 2/3 में हम
ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 4/6, ठीक है, 4/6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 1/, यहाँ 6 होगा, 6। अब देख सकते हैं इसमें 4 अलग कर लेंगे, 4 का गुणा किया गया है मतलब 4 गुना, तो कितने 1/6 हैं, 4 1/6 हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1,21,012 में 12 से भाग दीजिए। 1,21,012 में 12 से भाग दे लीजिएगा आप, बताइएगा कमेंट करके कि कितना आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है। तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है, 1 पैसे में 0.01 पैसा होता है, बिल्कुल सही है। 1 और आधा दर्जन 18 होता है, ठीक है। 1 दर्जन में 12, आधा दर्जन में 6, तो टोटल कितना हो गया 18, ठीक है। 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा जो कह रहा है 3 लीटर में 3 लीटर और 3 मिलीलीटर बराबर 330 मिलीलीटर। देखिए इसको, ये गलत है, क्योंकि देखिए 1 लीटर में होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ 3 लीटर दिया है, तो 3 × 1000, ठीक है, प्लस 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, इतना आ जाएगा 3030 टोटल आ जाएगा मिली लीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है, ये यहाँ गलत दे रखा है, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दिया। तो मंजू के पास अब कितनी चॉकलेट बची, देख लेते हैं सवाल को। ये देखिए 12 बराबर भाग करने हैं, ठीक है। तो अंजू को 1/4, तो 12 का 1/4 बराबर 3, सुजाता का 1/3 तो 4 आ जाएगा। इसी तरह फिजा का 1/6 तो 2 आ जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल 9, ठीक है। तो इन तीनों के बाद टोटल 9 है, तो 9 है इनके पास। टोटल कितना था 12 में 9 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मंजू के पास केवल 3 बचा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, ठीक है। एक संतरे का मूल्य कितना है 2.5 रुपये, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा, ठीक है। एक संतरे का मूल्य 2.5 तो 3.5, तो 3.5 का मतलब होता है 3.5, ठीक है। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 3.5 दर्जन में कितने हो जाएंगे 42, ठीक है। 3.5 दर्जन में 42 हो जाएंगे। तो एक संतरे का मूल्य क्या है 2.5 रुपये, ठीक है। गुणा कर लेंगे तो आएगा 105, ठीक है। देख लीजिएगा करके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल्सों से पूर्णतः ढकना है, ठीक है। यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम संख्या बताइए। देखिए इसको मैंने किया इधर, देखिए 10 मीटर लंबाई का वर्गाकार है, तो मीटर में इसको हम सेंटीमीटर बदलेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 10 है तो हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 हो गया हमारा। अब उसके बाद 1000 को हम इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 1000 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1000 × 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 50 है, टाइल्स की लंबाई कितनी है 50 है, वो भी वर्गाकार है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 50 × 50 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है ज़रूरी टाइल्सों की संख्या, तो कमरे का क्षेत्रफल इंटू टाइल्सों का क्षेत्रफल, ठीक है। कमरे का क्षेत्रफल क्या था 1000 × 1000, ठीक है।
और बटे टाइल्सों का क्षेत्रफल क्या था 50 × 50, ठीक है। काट लेंगे, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, टोटल कितना हो गया 2 दूनी 4, टोटल हो गई आपकी 400 टाइल्स, ठीक है। ये 400 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना है, ठीक है। कह रहा है 2 वर्गों का परिमाप हमें दिया है 12, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और परिमाप होता है 4 × भुजा, ठीक है। तो परिमाप हमें दिया है, ठीक है। ये परिमाप हमको दिया है तो हम कर देंगे 4 × भुजा बराबर कितना है 12, ठीक है। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, इसका इधर भाग देंगे, 4 3 12, 3 आ जाएगी इसकी एक भुजा, ठीक है। इसी तरह दूसरे की भुजा निकाल लेंगे, दूसरे की भुजा कितनी है, ये है, दूसरे की भुजा कितनी है 24, तो 24, दूसरे की भुजा कितनी है 24, तो 24/4 हो जाएगा, 4 संग 24 6 आ जाएगा। तो देखिए तो 24 आ गया, ठीक है। तो पहले का कितना आ गया 3, ठीक है। पहली भुजा कितनी आ गई 3 और दूसरी कितनी आ गई 6, ठीक है। ये भुजा हो गई और क्षेत्रफल हम इनका निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका कितना होगा 3 दिया 9 और 6 से रंग 36, तो कितने गुना है, कितने गुना है 9 में कितने का गुणा करेंगे 36 आ जाए, तो 9 चौको 36, ठीक है। तो टोटल 4 गुना होगा, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल है कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है 62 40 सेंटीमीटर घनों, 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, ठीक है। आयताकार बक्सा है तो सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेंगे, है ना। तो आयतन निकालने के लिए आयतन निकालेंगे, क्या होता है आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 8, ये 6, टोटल कितना हो गया 480 सेंटीमीटर, ठीक है स्क्वायर, ठीक है। 480 सेंटीमीटर। घन का आयतन कितना है, घन का आयतन हमें दिया है 62 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 62 40 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो आवश्यक बक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, सूत्र क्या होगा, आवश्यक बक्सों की संख्या बराबर घन का आयतन बटे बक्से का आयतन, ठीक है, बक्से का आयतन, ठीक है। घन का आयतन कितना हुआ है, घन का आयतन 62 40, अब बक्से का आयतन कितना है 480, 0 से 0 कट गया, भाग दे देंगे आ जाएगा 13। तो टोटल 13 बक्सों की आवश्यकता होगी हमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका सवाल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, देखिए 4, तो 4 समकोण धन 1/3 1/3 समकोण, ठीक है। ये हो गया, ये जो कह रहा है भाई हमने लिख दिया है, ठीक है।
जो कह रहा है वही हमने लिख दिया। तो 4 × 90, समकोण का मतलब 90 डिग्री, प्लस 1/3 × 90। ठीक है, इसको काट लेंगे, 30 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे तो 4 नहीं 36, 360 + 30। ठीक है, टोटल आ जाएगा 390 डिग्री। ठीक है, 390 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, 390 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए, कह रहा है आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, ये पूरी आकृति दी हुई है। देखिए, तो दिए गए चित्र में 25 वर्ग हैं। ठीक है, अब प्रत्येक वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर की है प्रत्येक की भुजा। ठीक है, तो कुल 25 वर्गों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो कितना आया? 25 ही आ जाएगा। तो छायांकित भाग हमें पता है, छायांकित भाग 25 - 15 × 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 10। तो 10 भाग हमारा छायांकित है। चलते हैं आगे। कह रहा है शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए 4 को हम क्या लिखती है? 2 + 2, अथवा 4 को और क्या लिख सकती है? 1 + 3। यदि वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। जैसे वो लिखती है 4 को क्या लिख सकती है? 2 + 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं हम? और 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 + 3। ठीक है, तो किस अवस्था में? विकासात्मक अवस्था है, तो वो विभाजन कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? विभाजनात्मक चरण में, क्योंकि वो विभाजन करके सीख रही है। ठीक है, क्योंकि परिमाणात्मक होगा नहीं, विभाजनात्मक गुणनखंड कर नहीं रही है, सक्रिय अवस्था है नहीं उसकी, तो विभाजनात्मक अवस्था हो जाएगी। थोड़ा कठिन नाम है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है कि कक्षा 3 का बच्चा 482 पढ़ता है, लेकिन लिखता क्या है? 4000, हज़ार नहीं है, इकाई डाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 40,082 लिखता है। ठीक है, तो वह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? ठीक है, तो शिक्षक क्या समझ सकता है कि बच्चे में क्या कमजोरी है? तो ऑप्शन है, बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है, वह ध्यान से नहीं सुनता। नहीं, ध्यान से तो सुनता होगा, तभी तो पढ़ लेता है ना। ध्यान से सुनता है तभी तो पढ़ लेता है। ठीक है, बच्चा ध्यान से सुनता है, लेकिन स्थानीय मान समग्र समझ नहीं पाता। सही बात है। आगे देखते हैं। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति को विस्तारित रूप से और लघु रूप से भ्रमित है। अगला है, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चा संख्याओं को भली भांति लिखना सीख जाए। तो क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बच्चा ध्यान से तो सुनता है तभी तो पढ़ लेता है, लेकिन वो स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। स्थानीय मान वो समझ नहीं पाया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के अवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों को अनुगमन करता है। और 3 चरण है। स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। दूसरा, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटे संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। और तीसरा है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्याकलन का प्रयोग करना। तो इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर रहा है। शिक्षक कौन से पाठ का विकास कर रहा है? किस चरण में है? क्या वो
व्यवस्था, संकल्पना या सक्रिय या परिकलन? बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले वह व्यवस्था संकल्पना करेगा, फिर उसके बाद परिकमल करेगा। पहले व्यवस्था बनाएगा पूरी, फिर परिकलन का प्रक्रिया करेगा, फिर उसके बाद सक्रिय। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पर, ठीक है, कह रहा किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। कह रहा यह प्रश्न किस प्रकार का है। तो किन दो संख्या मतलब कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं जिनका हम गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। जैसे 3 गुणे 8 कर दें, 4 गुणे 6 कर दें, 8 गुणे 3 कर दें और 12 गुणे 2 कर दें। ठीक है, तो क्या संख्या मुक्त अंक वाला प्रश्न है, क्योंकि इससे एक ही से अधिक उत्तर आते हैं। सही बात है, मुक्त अंक वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 का भाग 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। मतलब वो टुकड़ा नहीं निकाल पा रहा है। ऐसे तो हल कर सकते हैं, खुल से 1/2 में 1/3 घटाओ, 1/4 में 1/2 घटाओ, तो ये तो कर लेंगे। लेकिन जब उनको केक के टुकड़ों का विभाजन करने को दिया जाता है तो वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या इसका हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है, समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिन स्तर की है, या भिन्नों का सक्रिय बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई की गई है, या विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुलना को समझने के योग्य नहीं है, कि दो समस्याएं एक साथ उनके सामने रख दी गई हैं इस प्रश्न में, तो समझने योग्य अभी नहीं है, क्योंकि वो क्लास 5 में ही अभी पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है हमीदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यता की समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने के लिए देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों को कहती है कि इसका उत्तर लिखें। ठीक है, तो समस्या क्या है? 7 का भाग 21 में देना, 0.7 का भाग 0.21 में देना। ठीक है, 0.07 का भाग 0.21 में देना, 0.007 का भाग 0.021 में देना। तो इन प्रश्नों को सेट के माध्यम से ही यह चाहती है कि विद्यार्थी अवलोकन सकें कि क्या अवलोकन कर सकें कि जब वह गुणा को 10 से विभाजित किया जाता है तो दूसरे को गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान होता है। ठीक है, जब एक गुणा जी को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है, मतलब पहले को 10 से भाग दिया जाता है और दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है, तो वो समान हो जाता है। ऐसा तो कुछ दिखाया नहीं गया है। कहीं जब एक भाजक को 10 से घटाया जाता है और दूसरे की घात में 10 को बढ़ा दिया जाता है, गुणनफल समान हो जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यदि एक भाजक और भाज्य को दोनों को 10 की घात से घटाया बढ़ाया जाए तो भागफल समान हो जाता है। हाँ, ये सही है। अगर दोनों तरफ समान संख्याओं से हम गुणा या भाग करेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कि पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेश से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। ठीक है, गणित का एक शिक्षक जो पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए कहता है कि बच्चे में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। यह सामूहिक
परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, या विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, या चौक व डस्टर पद्धति का प्रयोग करेगा। बताइए, गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए किस पद्धति का वो प्रयोग करेगा? तो पियाजे ने क्या कहा है? सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि देखिए आधा है, कह रहा है कि प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिया जाता है और पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर को 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। तो क्या उसका उत्तर सही है या गलत? याद रखने वाली बात यह है कि वो जो रूलर है वो टूटा हुआ है, तो सही तो उत्तर तो क्या ऑप्शन है देख लीजिए, सही है, क्योंकि रूलर में 6 सेंटीमीटर निशान को सही चिन्हित किया गया है। नहीं, ये तो गलत है। गलत है क्योंकि केवल निशान को दिखा रहा है, ना कि 0 से 5 सेंटीमीटर के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए गलत है क्योंकि रूलर टूट ही गया है तो वो खाली 5 सेंटीमीटर में टिक लगा देगा, लेकिन शुरुआत का जो 0 से स्टार्टिंग होती है वो तो टूट ही गया है, तो 2 से इसमें खाली 5 तक वो निशान लगा देगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है, उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उसमें से जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक की संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाएँ और जिनके जोड़े ना बन पाएँ। ठीक है, तो 20 कंकड़, तो कुछ कंकड़ लिए उनको रंग दिया गया और उसको अलग करने के लिए कहा गया। तो क्या है ये, कौन सी विधि है? ये है इस अवस्था में ये चाक्षुण शिक्षार्थी है। ऑप्शन नंबर पहला होगा। ये जो है ये वेन हिले की ज्यामिति सिद्धांत के द्वारा बताया गया है। इसको हम किसी और वीडियो में बताएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 55 कह रहा है कि कक्षा 5 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देशित होंगे। कक्षा 5 का बालक है तो उसके लिए क्या ज्यामिति निर्देश होंगे? ठीक है, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है, या सेंटीमीटर या इंचों में रेखा की परिशुद्ध रूप से माप कर सकता है, रेखा का नाम बता सकता है, या परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंच में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड में अंतर बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है, या रेखा किरण या रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। तो देखिए वो कक्षा अभी 4 में पढ़ता है, कक्षा 4 में ये सब होगा नहीं। कक्षा 4 में खाली रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है जो पढ़ाया जाएगा, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलते हैं आगे। 56 नंबर, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न रूप से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग और विकर्णों का प्रयोग। ठीक है, तो शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, या परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। बताइए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने के लिए विद्यार्थियों की समझ करना। ठीक है, सहायता करना।
चलते हैं आगे। कह रहा है विद्यार्थियों के ऊर्ध्वाधर और सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियाँ खींचते हैं और कोणों को नापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। यह किस केस में वेन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी तो वेन हिले का विचार है, इन्होंने अपने विचार बताए हैं, 5 स्तर में इसको बांटा है। ठीक है, पहला है चक्षुणीकरण जिसे हम लेवल 0 बोलते हैं। दूसरा है विश्लेषण जिसे लेवल 1 बोलते हैं। अनौपचारिक निगमन जिसे लेवल 2 बोलते हैं और औपचारिक जिसे लेवल 3 और आखिरी में आता है दृढ़ता जिसे लेवल 4 बोलते हैं। तो ये है चक्षुणीकरण। ठीक है, चक्षुणीकरण में बच्चा किसी भी गोल वस्तु को बोलता है तो कहता है ये सिक्का है, चतुर्भुज को बोलता है ये आयत है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है वेन हिले का, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 3 क्वेश्चन और हैं। लिखा है उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। तथ्यों, नियमों या सूत्रों की या एल्गोरिथम के ज्ञान की, संकेतों और चित्रों के नाम या कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयोग, प्रयास और ज्ञान। देखिए, मैथ में उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न खाली यही कहते हैं कि तथ्यों, नियमों और सूत्रों का ज्ञान हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपांतरक कार्य क्या है। तो क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वाह, वर्ग पहेलियाँ या सर्वेक्षण आधारित परियोजना। सर्वाधिक उचित रूपांतरण है सर्वेक्षण में सब पता चल जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, सर्वेक्षण आधारित परियोजना सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि त्यौहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या करेगी। इस प्रकार की चर्चा एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। सही है, आगे देखते हैं कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा में शोर स्तर, ऐसा कुछ नहीं, शोर स्तर। ठीक है, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करेगी, ये भी ठीक है। कक्षा में गर्मा गर्मी बहस, ये भी कुछ नहीं, तो ये भी सही हो सकता था लेकिन ज़्यादा सही ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आज का वीडियो यहीं तक हो गया। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। बताइए आपके कितने सही हुए इनमें से। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी इच्छा से लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।